गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे, क्योंकि लाइव क्लास जल्द ही शुरुआत होने वाली है, शुरू होने वाली है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम लोग राजनीति शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 चैप्टर पढ़ा। पहला था कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र क्या और क्यों, और संविधान निर्माण। आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वो है चुनावी राजनीति। लोकतंत्र के बारे में आप जानते होंगे। लोकतंत्र के हमने अच्छा खासा उसके बारे में चर्चा किया। 2 चैप्टर लोकतंत्र पर ही बेस्ड था। लोकतंत्र का क्रमिक विकास और लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र के बारे में हमने कुछ कोड किया जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, पूर्व प्रधान उप राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने कहा था कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज नन एज डेमोक्रेसी। तो जनता से, जनता द्वारा, जनता के लिए चुने गए शासन को ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में हमने जाना। लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इनका भी हमने अध्ययन किया था। अब हम लोग चैप्टर 4 में आ चुके हैं, चुनावी राजनीति। अब चुनाव, जैसे कि हमने लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में संविधान का निर्माण हो गया, तो सरकार भी बनाना पड़ेगा। तो सरकार किस तरह बनेगी, तो वो चुनाव से बनेगी। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव जाके काउंसिल्स में अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो हम लोग चुनावी राजनीति को देख लेते हैं। चुनावी राजनीति के में क्या क्या है, चलिए। पहला, और एक बात जरूरी आपसे कहना था कि आप हमारे यहाँ जो भी यहाँ एमसीक्यू कराया जा रहा है, ये कंफर्म आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक एंड जो एनसीईआरटी बुक्स है उनसे उठाए हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। हम लोग एक चैप्टर में 30 से 35 एमसीक्यू कर रहे हैं, मतलब गारंटी है कि आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा अगर आप इसको कर लेते हैं तो। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों जरूरी है और इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, यह सही बात है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। यह भी सही है कि अगर मान लीजिए कुछ 2014 में ही जो यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद एनडीए की सरकार, मोदी गवर्नमेंट आई, वो इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में जनता ने निर्णय किया कि हाँ, इस शासन व्यवस्था की, शासन प्रणाली या शासन ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जनता ने उस शासन को बदल दिया। मतलब वो मूल्यांकन करता है चुनाव में। जनता क्या करती है, किसी भी सरकार की मूल्यांकन करती है चुनाव में। अगर उसने काम अच्छा किया हो तो उसे पुनः अवसर दिया जाता है, अगर उनका काम सही नहीं रहता है तो उनको बदल दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन में है, चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि चुनाव क्यों जरूरी है ये तो हमने जाना। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चुनाव में न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नजर आ रहा ना? ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमारा। क्वेश्चन है कि
भारत भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। भारत में चुनाव दुनिया का सबसे ज़्यादा भारत में चुनाव दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश को स्वीकार कर लेती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में चुनाव दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है। भारत में चुनाव दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। नहीं, चीन में सबसे ज़्यादा मतदाता है। भारत से भी ज़्यादा मतदाता चीन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि, और जो हमारा ऑप्शन बी है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, यह सही है कि भारत में जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष। हमारा जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है और किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानती है। भारत में हर जो व्यक्ति है वो 18 प्लस कर लेता है, उसका उम्र 18 से अधिक हो जाता है तो वो मतदाता बन जाता है, वो चुनाव देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश को स्वीकार कर लेती है। यह भी सही है कि जो पार्टी हार जाती है वो जनादेश को स्वीकार करती है और वो अपनी हार मानती है, और जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, यानी सरकार बनाती है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन है हमारा कि एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक विधानसभा का उम्मीदवार, जो विधानसभा चुनाव में, जो राज्य में होने वाली विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो विधायक बनते हैं, उनकी चुनाव में एक चुनाव में अधिकतम कितनी धनराशि को खर्च कर सकता है। ऑप्शन में है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख होगा। यहाँ पर इसको 15 कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10 लाख। एक विधानसभा चुनाव के लिए कोई व्यक्ति अगर विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो वो 10 लाख से अधिक का खर्चा नहीं कर सकता है। मैक्सिमम वो एक्सपेंड 10 लाख तक कर सकता है, 10 लाख के अधिक वो खर्चा नहीं कर सकता है। यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि है। क्या? यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि है कि भारत में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ते हैं, तो आप 10 लाख से अधिक का खर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या संघ स्तर पर या केंद्र स्तर पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और राज्य स्तर पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको कितना मिनिमम उम्र चाहिए। ऑप्शन में है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए आपका, 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए आपको, या तो आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र चाहिए। अधिकतम आप कितने भी उम्र के हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज लिमिट दिया रहता है कि आपको मिनिमम कम से कम 25 वर्ष का होना पड़ेगा, या अधिकतम आप कितने भी वर्ष के हो सकते हैं। चलिए पांचवा नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है। बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में है 20, 25, 40 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 सीट बिहार विधानमंडल में किसके लिए रिजर्व है? तो SC कैटेगरी के लिए। किसके? शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 40 सीट्स रिजर्व्ड है। क्या? 40 सीट्स जो विधानमंडल के हैं उस पर केवल शेड्यूल कास्ट के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। क्या? उस पर केवल शेड्यूल कास्ट के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य किसी जाति को यह इजाजत नहीं है कि उन सीटों पर वो चुनाव लड़ सके।
चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं एम गोपाल स्वामी, के सुब्बाराव, नवीन चावला या एम वाई कुरैशी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बुक पहले की है, तो यहाँ पर वाई एम कुरैशी है आंसर दिया गया है, लेकिन अभी वाई एम कुरैशी नहीं है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त एम वाई कुरैशी नहीं है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अरविंद, 2 मिनट में बताता हूँ कि थोड़ा नाम भूल रहा हूँ मैं। नाम है उनका, यहाँ पर तो आंसर एम वाई कुरैशी हो जाएगा, लेकिन यह राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। अभी ये बहुत पहले की बुक है, इसीलिए इसमें वाई एम कुरैशी आंसर चलेगा, लेकिन हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे चुनाव आयुक्त है उनका नाम है, चलिए मैं बीच में बता दूंगा उनका नाम, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, एम वाई कुरैशी। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है सोनिया गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने की आदेश नहीं दिया है? उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर अपराधी मामले का विवरण, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति एवं देनदारी का ब्यूरो, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता देने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो इलेक्शन के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अपने विरुद्ध चल रहे गंभीर अपराधी मामलों का विवरण देना पड़ेगा और अपने परिवार का जितना भी संपत्ति है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बताना पड़ेगा। जो उम्मीदवार है वो कितना पढ़ा लिखा है, इसका भी विवरण देना पड़ेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? मतलब सीट्स कितने रिजर्व्ड है फॉर अनुसूचित जनजाति। यानी फिर से यहाँ लोकसभा में एससी के लिए सीट्स कितनी रिजर्व है? कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं? 41, 70, 79 या 179। इसका राइट आंसर 79 होगा। आप जानते ही होंगे कि 545 सीट्स क्या है लोकसभा में है, जिसमें 79 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? तो केवल एससी लोगों के लिए रिजर्व्ड है लोकसभा में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? सभी लोगों को चुनाव लड़ना और मतदान करने का अधिकार, चुनाव के विकल्प का होना, नियंत्रण अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होना, किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार रहता है कि आप भी चाहें तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आप भी चाहें तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप जिस चीज़ का चुनाव लड़ते हैं उसकी मिनिमम एज को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप उस मिनिमम एज को फुलफिल कर देते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव में विकल्प का होना, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम जहां होता है या डबल पार्टी सिस्टम जहां होता है, तो मान लीजिए हम इस व्यक्ति से नाखुश है तो हम दूसरे व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, तो यहाँ विकल्प रहता है।
नियंत्रण अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होना, जैसे हर 5 साल पे भारत में चुनाव होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी भी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। क्या? किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना, यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे केंद्रीय स्तर पर किसी भी चीज की नियुक्ति, तो वो हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। किसकी सलाह पर? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति ही होता है। भारत के प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री का होता है निर्वाचन नियुक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति। निर्वाचन नहीं होता, वो एक सांसद के रूप में लोकसभा में जाते हैं और वहां जाके बहुमत दल के नेता बनते हैं और नेता को राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। 12वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है। सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो ये आप सभी जानते होंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है किसका? तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। चलिए क्वेश्चन है 13वां हमारा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, अशुभ संकेत है, खतरे की घंटी है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि शुभ संकेत है। क्या है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए शुभ है, क्योंकि जहां पक्ष और विपक्ष डिबेट होता रहेगा वहां पर जो भी निर्णय निकलेगा वो जनता के लाभ में होगा, यानी जनता को फायदा देगा। अगर जहां पर प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी वहां लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा राइट यही है, विरोध करना। किसी भी सरकार द्वारा लिए गए फैसले का विरोध, अगर वो फैसला हितकारी नहीं है तो उसका विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, मतलब वो बेटर है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ 1945 में, 1947 में, 1952 में, या 1950 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। क्या? 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, मतलब कि लोकसभा का चुनाव हुआ था। फर्स्ट लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे या चुनकर आए थे। याद कर लीजिएगा कि 1952 में फर्स्ट लोकसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में फर्स्ट लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पीटी नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 15वां नंबर प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें 2 बार इस पद पर आसीन हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या? भारत के 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, लेकिन 2 बार बनने वाले मनमोहन सिंह हैं। कौन है? मनमोहन सिंह, जो इसके पहले गवर्नमेंट फॉर्म कर चला रहे थे। कब से कब तक? तो ये गवर्नमेंट रन कर रही थी 2000 शायद 14 से ना हटी थी, तो ये 2004 से ये 2014 तक रन किए थे गवर्नमेंट। 2004 से इनका कार्यकाल क्या है? मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल है 2004 से 2014 तक। वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। क्वेश्चन है 16वां कि भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्थान को कहा जाता है वित्तीय आयोग, योजना आयोग,
सरकारी या आयोग या निर्वाचन आयोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसको इंग्लिश में, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और चुनाव आयुक्त को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग द्वारा क्या करा जाता है कि भारत में निर्वाचन या चुनाव कराया जाता है? किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। सत्रहवां नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? आप सभी जानते होंगे कि हर 5 वर्ष पे भारत में चुनाव होता है, चाहे वो राज्य स्तर पर विधानसभा का चुनाव हो या केंद्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो। भारत में हर 5 वर्ष पे आम चुनाव होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 वर्ष। भारत में हर 5 वर्ष पे 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है, यानी इलेक्शन होता ही होता है किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र में। जैसे आप जानते होंगे तो कुछ समय पहले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, जो कुछ समय ही पहले खत्म हुआ था। यह चुनाव 2015 के बाद 2020 में कराया गया, यानी 5 साल के अंतराल में कराया जाता है। 58वां नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, या इसमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा है। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से, यानी जो मतदाता है उसमें ज्यादा है। क्या है? आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है कि जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। इसका राइट आंसर बी सही होगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी। ऑप्शन में है हमारा क्या? 70, 80, 84, 90। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। अभी प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में कि भारत में शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितने सीट्स रिजर्व है? तो वो 79 सीट्स रिजर्व है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए प्रेजेंट टाइम में 79 सीट्स ऐसे हैं जो रिजर्व है। किसके लिए? एससी के लिए। और फिर जो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद उस सीट की संख्या बढ़कर 84 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी जो परिसीमन होगा। परिसीमन क्या होता है? तो परिसीमन आप जान जाइए कि परिसीमन होता है कि एक बार फिर से मूल्यांकन किया जाएगा, नए नए लोकसभा का क्षेत्र को बांटा जाएगा। कहीं कहीं पर बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जिसको बांटकर 2 लोकसभा क्षेत्र बना दिया जाएगा, वहीं से ये सीट्स बढ़ जाएंगी। परिसीमन कहते हैं उसको। क्वेश्चन है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए
जातियों लिखे हैं, जनजाति होगा। जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, यहाँ जाति की जगह शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगा। क्या हो जाएगा? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसकी सीटें बढ़कर हो जाएंगी 47 सीटों पर किसका चुनाव होगा? केवल एसटी का होगा, यानी शेड्यूल ट्राइब्स का। शेड्यूल कास्ट क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है, ये अब आप भली भांति जानते होंगे कि शेड्यूल ट्राइब्स किसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट किसको बोलते हैं। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 552, 545, 543 या 540? आप समझ जाइए कि लोकसभा में इसका आंसर 543 हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट में बता देता हूं कि क्या होता है। चलिए इसको लिख के बता देता हूं मैं कि भारत में जो लोकसभा का प्रेजेंट टाइम में सीट्स है वो कितना है? 545 है। क्या 545 सीट्स क्या है भारत के लोकसभा में मौजूदा सीट है? कितना है? 545 सीट्स क्या है मौजूदा लोकसभा में सीट्स हैं, जिसमें क्या होता है कि 543 और यहाँ 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 सीट्स को, जो यहाँ 2 सीट है वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। एंग्लो इंडियन, जिनका निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किया जाता है। और 543 सीट्स हैं, इनको केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुनकर लाया जाता है। कहाँ से? तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और स्टेट से चुनकर लाया जाता है। क्या 543 सीट्स पर ही चुनाव होते हैं। 2 सीट्स पर क्या हो जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित किया जाता है। लेकिन जो ये 543 सीट्स हैं, इन पर क्या होता है कि ये 543 सीट्स पे चुनाव होता है, इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जो कहाँ पर? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कराया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो 543 हो जाएगा, लेकिन टोटल सीट्स कितनी है? 545। लेकिन चुनाव कितने पर होता है? तो चुनाव केवल इतने पर होता है। 2 सीट्स पे क्या हो जाता है कि 2 सीट्स पे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन किया जाता है। क्या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन किया जाता है। बाईसवां नंबर प्रश्न होता है, एमएलए कौन होता है? विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य? एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं? तो विधानसभा को विधायक को हम लोग एमएलए बोलते हैं। विधायक को अपना एमएलए बोलते हैं। तो विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विधानसभा का सदस्य। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को काउंसिल बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, इसीलिए उसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप जान जाइए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना कि एमएलए है। वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं चुनकर। और जो केंद्र के स्तर पर एमपी होते हैं, क्या होते हैं? एमपी, जिनका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एमएलए किसको कहा जाता है? विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीट है? तो कितने आरक्षित सीट है? तो प्रेजेंट टाइम में अनुसूचित जाति के लिए मात्र 79 सीट्स रिजर्व है। कितना? 79 सीट्स रिजर्व हो जाएगा। कितना है? 79 सीट्स ही रिजर्व है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद वो 84 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 79। वो ऑप्शन गलत था, इसीलिए उसको मैं काट कर सही कर दिया। उसको लिख लीजिएगा बी 79। भारत में निम्नलिखित में से किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? सरकार की आय में वृद्धि के लिए,
अपने प्रतिनिधियों के लिए सरकारी नौकरी में जाने के लिए न्यायपालिका के कार्य पर अंकुश लगाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने प्रतिनिधियों के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपने प्रतिनिधियों के लिए, अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने के लिए यह चुनाव आवश्यक पड़ता है कि जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुन कर गए हैं, क्या वह सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, क्या वह हमारे वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि नहीं, जनता का भलाई हो रहा है कि नहीं, उसका मूल्यांकन जनता करती है चुनाव में। 25वां नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक देश में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे प्रतिनिधियों का चयन, सरकार में वैधानिक मान्यता, तानाशाह में वृद्धि या शासन में भागीदारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक चुनाव में कौन सा सत्य नहीं है? क्या कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तानाशाह में विरोधी। लोकतंत्र में तानाशाह होता ही नहीं है, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप होगा ही नहीं, डिक्टेटरशिप फॉर्म होता ही नहीं है लोकतंत्र में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि तानाशाह में वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? दुनिया में सबसे अधिक मतदाता भारतवर्ष में है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति भारत में मतदाता है। प्राय भारत में चुनाव में पराजित होने वाली पार्टी देर सवेर जनादेश को स्वीकार कर लेती है। भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खड़ी उतरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खड़ी उतरती है। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे अधिक मतदाता कहाँ पर है? तो भारत वर्ष में है। और 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को भारत में मतदान करने का हक मिल जाता है। वो आदमी जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाता है वो क्या हो जाता है? वोटिंग पावर उसको मिल जाती है, वो वोट देने के योग्य हो जाता है। 27वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं? चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग पर रोकथाम हो, फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित किए गए पहचान पत्र के आधार पर ही मतदान करने की व्यवस्था हो। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मचारियों की सुरक्षा का भी प्रमुख प्रावधान करे। और चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों के तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। क्या आवश्यक हस्तक्षेप करे कि किस व्यक्ति को सीट मिल रहा है और उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या कैसा बैकग्राउंड है, इसका जांच चुनाव आयोग को भली भांति करनी चाहिए। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा? चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना, चुनाव खर्च पर नकेल कसना, राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। आयोग ने गुजरात में 15 मतदाताओं केंद्र पर फिर से मतदान का आदेश दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। क्या अभी जो प्रेजेंट टाइम में है हमारे निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा जो विज्ञापन निकाले जाते हैं उस पर सेंसर लगा सकता है। क्या उस पर सेंसर लगा सकता है, लेकिन इस शक्ति का निर्वाचन आयोग इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 1, 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चुनाव आयोग के 3 मुख्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव आयोग के मुख्य 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है।
भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जनता की भी भागीदारी आवश्यक है। भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों का जबरदस्त भागीदारी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में कौन सा कथन गलत है? तो भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर यह आसान रहता तो 2014 में कांग्रेस की सरकार हारती ही नहीं, क्योंकि 2014 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार थी, तब पर भी वो 2014 में हार गया। इसका मतलब क्या है कि भारत में सत्ताधारी दल का चुनाव जीतना बिल्कुल आसान नहीं है। शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले के विलंबन के कारण उसके उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग के विश्वसता है। ऐसी विवशता होगा यहाँ पर। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों को नियमित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? लोगों को चाहिए कि वह उस आपराधिक छवि के अपराध को माफ कर उसे वोट दे। चुनाव के समय लोग उसे कोई बात ही ना करे, उसकी छवि आपराधिक होने के कारण लोगों को डर के मारे उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी लंबा चौड़ा आंसर है, तो आप इसको याद नहीं किया जाता है। यह सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप सेंस से पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सेंस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसको याद नहीं किया जाता है। आप सेंस से पता लगा लीजिएगा कि हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि यह सेंस पर आपके निर्भर करता है कि आप किस तरह का सोच रखते हैं, उसी पर यह आंसर सही होगा। 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरण में पूरा हुआ? 2, 4, 3, 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। जो 15वीं लोकसभा का चुनाव था वह बिहार में कितने चरण में पूर्ण हुआ था? तो वो 4 चरण में पूर्ण हुआ था। जो बिहार को था 4 भागों में बांट दिया गया था। क्या किया गया था? बिहार को 4 भागों में बांटकर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। 33वां नंबर प्रश्न है कि आगामी लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता एवं नामांकित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन देना चाहिए। निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व आंख मूंद कर सरकार पर छोड़ देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। क्या स्वच्छ एवं निष्पक्ष जनमत का निर्माण करना चाहिए? किसके लिए? तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। राइट आंसर सी सही होगा।